देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा की तस्वीर ये आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की वास्तविकता आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे मामला पूर्व मंत्री संदीप सिंह के समय हमारी एक हरियाणा की एक बेटी के शोषण का मामला हो, चाहे मामला इनके एक सांसद ब्रिजभूषण का के समय हो, और चाहे ये मामला अभी आया है जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे इस तरह का मुकदमा दर्ज होना, आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ये बड़ा मामला प्रदेश के लोगों के सामने आया है। हमारी मांग है कि तुरंत इन पे भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेके अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं, वो हकीकत दिखाती है, भाजपा की हकीकत दिखाती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं इस मामले में। प्रदेश अध्यक्ष जी भी पार्टी का क्या स्टैंड है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आज मकर संक्रांति का त्योहार है, जो आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है। नकारात्मक जो सोच है उनसे ऊपर उठ करके सकारात्मक की तरह हमारा देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। जहाँ तक सवाल है, जैसे कि अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये कई चीजों में आप देख सकते हैं। मोहनलाल बड़ौली का तो अभी आया है, उससे पहले यहीं से रमेश कौशिक, इसकी सीडी भी जारी हो गई थी। आज उसके केस का कुछ अता पता नहीं है, क्या हुआ उसको क्या नहीं हुआ, वो सारा दबा दिया गया। हमारी महिला कोच के साथ जिस तरह से संदीप सिंह के खेल मंत्री ने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ हुआ। हमारे चाहे वो जिस तरह से हाथरस में हुआ हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने जो मामला हुआ है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से सब जगह मिलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक भी जो मठाधीश भी हैं कई, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आशाराम बापू हो, जो इनसे जुड़े रहे, जो इनके लिए प्रचार करते रहे, वो सभी पर इस तरह का संगीन आरोप लगते रहे। इस मामले में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर में उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या उन्होंने एक्शन लेना है, क्या एक्शन लिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये 3 जुलाई का मैटर है, 13 दिसंबर को एफआईआर लॉन्च होती है और ये आज प्रकाश में आता है। ये मैटर इतने दिन बाद भी सारी चीज तथ्यों के साथ में हम समझते हैं रखा गया होगा, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। और आज तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अब तो बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ, इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज तो बेटी बचाने की आ रही है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि अभी जो पता लग रहे हैं, पता कर रहे हैं, किसी भी चैनल पे इस पर डिबेट नहीं है। अगर कोई और किसी पार्टी के नेता पे, कांग्रेस के नेता पे हो, तो सारे नेशनल भी और सारे स्टेट के सारे यूट्यूबर भी और सारे चैनल इस पर डिबेट करते नजर आते। कोई डिबेट नहीं हो रही किसी भी चैनल पर। पूरी तरह से इस तरह से अगर जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र को बचाने का
आज मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो मीडिया का भी इम्तिहान है, ऐसे मामलों को प्रमुखता से उठाएं, जनता के सामने लेके जाएं और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। और हम अपने पार्टी लेवल पर इसको सारे चीज का संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। और जहां तक नगर निगम का अभी आपने जो जिक्र किया, किस तरह का स्मार्ट सिटी का किस तरह से झांसा देकर के जो एक नारकीय जीवन जीने के लिए फरीदाबाद नगर निगम को मजबूर कर रखा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियों के ढेर लगे हुए हैं, प्रदूषण बहुत, दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण फरीदाबाद के अंदर है, ना पानी साफ मिलता है पूरी तरह से, जो न चाहे वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, चाहे वो कहीं शहर में किसी कॉलोनी में रहता है, सिर्फ एक अफीम चटा रखी है वो हिंदू और मुसलमान की हिंदुत्व के नाम से। सारा जो है ना, जो प्रमुख जो मुद्दे हैं जिसपे बेरोजगारी का है, महंगाई का है, प्रदूषण का है, ये सारे मुद्दे दूर हो रहे हैं। और आज जो है जो कानून व्यवस्था का जो हाल हो रहा है सारे प्रदेश में, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की और अभी भी मैंने बात रखी कि ये सारे चीज सामने आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को भी क्या जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, ये उनके शीर्ष नेतृत्व को भी ये बताना चाहिए। 3 तारीख का मामला, 13 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, अब तक कार्यवाही नहीं हो रही है, सरकार कौन बचा कौन रहा है? देखिए, इसमें एक और जो बात है, इस मामले में एक और बात ये भी है कि किस किस की संज्ञान में था ये, सत्ता से जुड़े हुए कौन कौन लोग, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि जो बातें आ रही हैं निकल के, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बड़े स्तर पे इस प्रकार का मामला, जैसे कहा कि पहले भी इनके कुछ नेता इसमें आए और अब प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात पहुंच गई। और महिला का आरोप है नौकरी देने के बहाने है, और नौकरी के बदले दुष्कर्म, नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण, ये नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है और बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए किस किस को पता था और कौन कौन बचाने में था और कौन कौन साथ था, और क्या ये इसकी जानकारी के बाद उनकी टिकट काटी गई थी, मगर टिकट काटने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी, आज भाजपा का अभियान चल रहा था, मेंबरशिप अभियान, उन प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने उस अभियान में मेंबरशिप ली होगी, वो आज अब क्या सोचते, अपने आप को कितना ठगा हुआ मान रहे होंगे, तो आज आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जांच होना, जांच का विषय है, कोई किस किस ने बचाया, कौन कौन किस किस को पता था, कौन इसके अंदर संलिप्त थे, दूध का दूध पानी का पानी हो, जैसी हमारी मांग है। और जो इसमें जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आ रहा है कि नौकरी के बदले दुष्कर्म, ये एक नया, इसमें मैं समझता हूं कि इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग, अहंकार की पराकाष्ठा आज तक कभी प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। सबसे हमारी पहली मांग है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों से माफी मांगे और उसके बाद जांच हो, और जांच में जो जो दोषी पाया जाता है, जो जो शामिल पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, या जो इस बचाने में पाया जाता है, किस किस को जानकारी थी भाजपा के सिस्टम में, कौन कौन कहां तक ये पहुंचा हुआ है ये मामला, ये सारी बात प्रदेश के लोगों के सामने आनी चाहिए इसमें। क्योंकि जैसे पहले भी इनके बीजेपी के एक सांसद आए, का मामला आया सामने, अब ये प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल से जुड़ा ऐसा घिनौना खेल कांग्रेस की सरकार, ये ऐसा घिनौना खेल, ये शायद प्रदेश के लोगों ने ऐसा घिनौना खेल कभी नहीं देखा होगा जो अभी निकल के जिसकी परतें सामने आ रही हैं। साहब, एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रधान जी भी बैठे हैं, कोई भी आप जवाब दे रहे हैं,
कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ना चुनना विधानसभा में किस तरह से जनता की आवाज उठेगी, सवाल ये। दूसरा, 70 नंबर कोठी की चर्चा बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं कि खाली नहीं कर रहे हैं। बड़े गुप्ता साहब, देखिए इसमें जहाँ तक नेता का मैटर है, वो हमारे विधायक दल की मीटिंग हो गई और सबने एक लाइन का प्रस्ताव करके कांग्रेस नेतृत्व के पास में भेज रखा है। अब ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, वो हमारे यहाँ प्रदेश करता है, वो नहीं है मामला, वो वहीं पर ही इसका फैसला होना है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये होगा। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैं देखा अखबार में उसका वो बना रखा है वही कि हाँ ये पैनल रेट है, वो रेट। अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है, जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर, आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये जो परवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पे कब्जा करे बैठा है, उनके लिए छूट है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है, कितना उन्होंने कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगा है, पूछेंगे भाई कि इस पर क्या पैनल रेट लगा है, और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे होने। तो ये, और जो एक बात अभी आई थी कि कह रहे थे भाई ये मामला हिमाचल का है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब कंप्लेंट आएगी तभी, कंप्लेंट आई 3 दिसंबर को, हरियाणा में इलेक्शन था अक्टूबर में और ये मामला था जुलाई में। अगर कांग्रेस को राजनीतिक लाभ उठाना होता या कोई होता कांग्रेस को, तो जुलाई में ही इनको जो पूरा पर्दाफाश कर देते, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है। ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है। जब दिसंबर में, उसके बाद में, क्योंकि एक बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तब ये जो सामने आया है, तब आया कि जब तथ्य सारे वेरीफाई कर लिए हैं वहां की गवर्नमेंट ने, जिससे कि कोई झूठा आरोप ना लगे। अध्यक्ष, रानिया में ईवीएम वेरीफाई के नाम पर मॉक पोल कराया जाता है। सर्वमित्र जो कंबोज है उन्होंने मॉक पोल के लिए वेरीफाई के लिए बोला था, लेकिन मॉक पोल करा रही है। देखिए, इससे ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कितना एक तरफ चल रहा है, निष्पक्षता पे उस पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जो ये ईवीएम में एक 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना और दीपक शंकर दत्ता की बेंच में ये फैसला हुआ था कि कोई भी 5% बूथों पर अपना उसका निर्धारित फीस दे करके वो अपना चेक एंड वेरीफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके हिसाब से मैंने भी 5 मशीनें करी, दलाल साहब ने भी 5 मशीनें करी, लखन सिंगला ने की, विजय प्रताप ने की, सर्वमित्र कंबोज ने की। लेकिन जो रिट जो गई है करण दलाल के, लखन सिंगला की, 2 उनकी तरफ से भेजी है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चैलेंज किया है कि ये मॉक पोल कराना चाहते हैं। हम मॉक पोल नहीं, जो अंदर जो है हम उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भाई एक मिनट में पूरा उसको स्पष्टीकरण दो। वो पूरी तरह से हम चाहते हैं कि वीवीपैट से हमारे जो ईवीएम का जो अंदर है वो मिलान किया जाए। और एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, जिस समय हमने पैसे भरे, विद इन वीक जो भरने होते हैं, विद इन वीक हमने पैसे भरे, हमने उसी समय राइटिंग में सभी ने लिख के दिया अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को और अपना जो असेंबली जो रिटर्निंग अफसर, कि हमारी उपस्थिति में ईवीएम को और वीवीपैट को सील कराया जाए, हमारे सिग्नेचर कराए जाए और जो हम उसको जो वेरीफाई करें, जो चेक करें, जब वो खुल जाए। 3 महीने हो गए, अभी तक ना हमें बुलाया, ना हमारी मौजूदगी में सील करी। जब हमारी मौजूदगी में उनकी कस्टडी में, उनकी ही तो हमें उन पर नहीं है, उन्हीं पर तो हमें शक है। वही चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वही वो नहीं करना चाहते। इसके पीछे सीधा है इलेक्शन कमीशन की मंशा पूरी तरह से गलत है। हमारे पूरी तरह से ये सत्ता पक्ष के हाथों का खिलौना बन करके रह गया। तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता।
जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक आदेश पारित करते हैं और उसके बाद भी यही तो कंटेम्प्ट यही डाला हमने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट गई है कि भाई आपके जो आदेश थे 26 अप्रैल के, उसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं, वो रिट ही ये है, उसी के लिए और उसी के लिए जो ना ये सारा खेल हो रहा है। एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, 21 तारीख को लेके काफी 21 तारीख की अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा जो ईवीएम को लेकर काफी मुखार है और बाकायदा वो केस भी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मान रही है कि जो वोटों की धांधली हुई, लेकिन महाराष्ट्र में इतने प्रदर्शन, इतने जुलूस निकल रहे हैं इन चीजों के खिलाफ, लेकिन हरियाणा में एक आवाज तक नहीं निकली। ऐसा है, जब भी एकदम हरियाणा का इलेक्शन हुआ कदम महाराष्ट्र का शुरू हो गया, सबका ध्यान उधर पहुंच गया, सारे मीडिया का भी, प्रेस का, सारा सब तरह से। और यहाँ पर जो हुआ, हम उसमें अपने लीगल कार्रवाई में लग गए, कोई उसमें उनको चैलेंज कर रहा है, उसमें उनको ईवीएम मशीनों को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और ये लीगली हम उस पर कर रहे थे, लीगल के मतलब महाराष्ट्र में चल रहा था। लेकिन आप जैसा कि अभी एमपी साहब ने बताया, हमने 11.20% की हमारा वोट शेयर बढ़ा है पिछले से, और 2014 से 19% वोट बढ़ा है, 20% से 28% हुआ हमारा 2019 में, और 39.30 अब हुआ 24 में, और उनका 39.9 है, सिर्फ 0.6% का। इसमें एक बात और है कि लीगल अभी लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। महाराष्ट्र देखो, हरियाणा में केवल लीगल एक आउटकम है, लेकिन हरियाणा में हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, करण सिंह जलाल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसके मैं समझता हूं कि 10-12 सदस्य थे उस कमेटी में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा था। उस कमेटी ने सबसे बात करी, एक एक कैंडिडेट से, हर जिले से हर विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स की बैठक बुलाई, बातचीत करी, सारी फैक्ट्स इकट्ठे किए, और उसके बाद हम कोर्ट में गए। एक जो प्रक्रिया होती है, लड़ाई लड़ने की एक प्रक्रिया रहती है, उसको मैं समझता हूँ कि संगठनात्मक रूप से भी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भाई जो भी आज के दिन संविधानिक हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं, उन रास्तों के अंतर्गत उस लड़ाई को हम आगे जारी रख रहे हैं। अब 21 तारीख की तारीख है कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी जानकारी दी। कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी या नहीं? जो हमें अपनी संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए कि हमारे पास पहला हमारा रास्ता कोर्ट का है, पहले कोर्ट में अगर हमें न्याय मिलेगा तो हम कोर्ट के अंदर सबसे पहले हम पहुंचे, हरियाणा कांग्रेस सबसे पहले कोर्ट में पहुंची। देखते हैं, कोर्ट से हमें उम्मीद है, नहीं होगा तो जनता के दरवाजे में भी जाएंगे। देखिए, सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी गई है? अगर नहीं लगाई है तो कब तक लग रही है? कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है जिम्मेदारी, कई विधायकों की लगी हुई है, और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे। बाकी जो पूरा पर्दाफाश कर देते हैं, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है, ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है। जब दिसंबर में, उसके बाद में, क्योंकि एक बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तब ये जो सामने आया है, तब आया कि जब तथ्य सारे वेरीफाई कर लिए हैं वहां की गवर्नमेंट ने, जिससे कि कोई झूठा आरोप ना लगे। अध्यक्ष जी, रानिया में ईवीएम वेरीफाई के नाम पर मॉक पोल कराया जाता है। सर्वमित्र जो कंबोज है, उन्होंने मॉक पोल इसके लिए वेरीफाई के लिए बोला था, लेकिन मॉक पोल करा रही है। देखिए, इससे ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कितना एक तरफ चल रहा है, निष्पक्षता पे उस पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जो ये ईवीएम में एक 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना और दीपक शंकर दत्ता की बेंच में ये फैसला हुआ था कि कोई भी 5% बूथों पर अपना उसका निर्धारित फीस दे करके वो अपना चेक एंड वेरीफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से।
उसके हिसाब से मैंने भी 5 मशीनें करी, दलाल साहब ने भी 5 मशीनें करी, लखन सिंगला ने की, विजय प्रताप ने की, सर्वमित्र कंबोज ने की। लेकिन जो रिट जो गई है करण दलाल के लखन सिंगला के, 2 उनकी तरफ से भेजी है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चैलेंज किया है कि ये मॉक पोल कराना चाहते हैं। हम मॉक पोल नहीं, जो अंदर जो है हम उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भाई एक मिनट में पूरा उसको स्पष्टीकरण दो। वो पूरी तरह से हम चाहते हैं कि वीवीपैट से हमारा जो ईवीएम का जो अंदर है वो मिलान किया जाए। और एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, जिस समय हमने पैसे भरे विद इन वीक जो भरने होते हैं, विद इन वीक हमने पैसे भरे, हमने उसी समय राइटिंग में सभी ने लिख के दिया अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को और अपना जो असेंबली जो रिटर्निंग अफसर को, कि हमारी उपस्थिति में ईवीएम को और वीवीपैट को सील कराया जाए, हमारे सिग्नेचर कराए जाए और जो हम उसको जो वेरीफाई करें, जो चेक करें, जब वो खोली जाए। 3 महीने हो गए, अभी तक ना हमें बुलाया, ना हमारी मौजूदगी में सील करी। जब हमारी मौजूदगी में उनकी कस्टडी में, उनकी ही तो हमें उन पर नहीं है, उन्हीं पर तो हमें शक है। वही चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वही वो नहीं करना चाहते। इसके पीछे सीधा है इलेक्शन कमीशन की मंशा पूरी तरह से गलत है। हमारे पूरी तरह से ये सत्ता पक्ष के हाथों का खिलौना बन करके रह गया। तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता कि जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक आदेश पारित करते हैं और उसके बावजूद यही तो कंटेम्प्ट यही डाला हमने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट गई है कि भाई आपके जो आदेश थे 26 अप्रैल के, उसके अगेंस्ट ये कर रहे हैं। वो रिट ही ये है, उसी के लिए और उसी के लिए जो ये सारा खेल हो रहा है। एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, को लेके काफी 21 तारीख की अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, जो ईवीएम को लेके काफी मुकर हैं और बाकायदा वो केस भी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मान रही है कि जो वोटों की धांधली हुई, लेकिन महाराष्ट्र में इतने प्रदर्शन, इतने जुलूस निकल रहे हैं इन चीजों के खिलाफ, लेकिन हरियाणा में एक आवाज तक नहीं निकली। ऐसा है, जब भी एकदम हरियाणा का इलेक्शन हुआ खत्म, महाराष्ट्र का शुरू हो गया, सबका ध्यान उधर पहुंच गया, सारे मीडिया का, प्रेस का, सारा सब तरह से। और यहाँ पर जो हुआ, हम उसमें अपने लीगल कार्रवाई में लग गए। कोई उसमें उनको चैलेंज कर रहा है, इसमें उनको ईवीएम मशीनों को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और ये लीगली हम उस पर कर रहे थे। लीगल के पता वो महाराष्ट्र में चल रहा था। लेकिन आप जैसा कि अभी एमपी साहब ने बताया, हमने 11.20% के हमारा वोट शेयर बढ़ा है पिछले से, और 2014 से 19% वोट बढ़ा है। 20% से 28% हुआ हमारा 2019 में और 39.30 अब हुआ 24 में, और उनका 39.9 है, सिर्फ 0.6% का इसमें एक बात और है कि लीगल अभी लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी। देखो, हरियाणा में केवल लीगल एक आउटकम है, लेकिन हरियाणा में हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, करण सिंह दलाल जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसके मैं समझता हूं कि 10-12 सदस्य थे उस कमेटी में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा था। उस कमेटी ने सबसे बात करी, एक कैंडिडेट से, हर जिले से हर विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स की बैठक बुलाई, बातचीत करी, सारी फैक्ट्स इकट्ठे किए और उसके बाद हम कोर्ट में गए। एक जो प्रक्रिया होती है, लड़ाई लड़ने की एक प्रक्रिया रहती है, उसको मैं समझता हूं कि संगठनात्मक रूप से भी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भाई जो भी आज के दिन संविधानिक हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं, उन रास्तों के अंतर्गत उस लड़ाई को हम आगे जारी रख रहे हैं। अब 21 तारीख की तारीख है कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी जानकारी दी। कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी या नहीं? जो हमें अपनी संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए कि हमारे पास पहला हमारा रास्ता कोर्ट का है,
पहले कोर्ट में अगर हमें न्याय मिलेगा तो हम कोर्ट के अंदर सबसे पहले हम पहुंचे, हरियाणा कांग्रेस सबसे पहले कोर्ट में पहुंची। देखते हैं, कोर्ट से हमें उम्मीद है, नहीं होगा तो जनता के दरवाजे में भी जाएंगे। अब देखिए सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी गई है? अगर नहीं लगाई है तो कब तक लग रही है? कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है जिम्मेदारी, कई विधायकों की लगी हुई है, और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे उनकी डिमांड होगी। दिल्ली चुनाव का मूड कैसा लगी हुई है? जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अपने आफ्ताब अहमद जी की लगी हुई चांदनी चौक में, नीरज शर्मा जी की लगी हुई है नई दिल्ली में, ये संदीप दीक्षित जी के चुनाव के प्रभारी हैं, तो लगी हुई है हरियाणा के बहुत से लोग। चुनावी मूड कैसा दिख रहा है जी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लड़ाई बीजेपी से है या केजरीवाल जी से? बीजेपी है ही नहीं, वो केजरीवाल से रहेगी।